स्टार्टिंग तो मैंने यार इनविटेशन के जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है उसके अंदर जो फॉर्मल इनविटेशन है उसके बारे में ओवरऑल बता दिया था। ठीक है, आज की जो हमारी क्लास है उसके अंदर मैं इनफॉर्मल इनविटेशन के बारे में बताने वाला हूँ कि इनफॉर्मल इनविटेशन हम कैसे करेंगे। ओके, वी आर गोइंग टू डू दैट। तो सबसे पहली चीज़ मैंने ये बात समझा दी थी सबको कि फॉर्मल इनविटेशन क्या है और इनफॉर्मल इनविटेशन क्या है। सो दक्ष, विल यू प्लीज टेल मी, डू यू नो व्हाट इज अ फॉर्मल इनविटेशन? ओके, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है दक्ष। कोई नहीं, चलो मैं बताता हूँ। कोई नहीं। फॉर्मल इनविटेशन दोस्तों मैंने बताया था। आई यू ऑल एबल टू सी द स्क्रीन? वाइट स्क्रीन आ गई है, विजिबल है सबको? अगर किसी को विजिबल नहीं है तो वो लेफ्ट करके एक बार फिर से ज्वाइन कर लेना, अदरवाइज आई थिंक वाइट स्क्रीन विजिबल हो गई होगी। ठीक है, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग। सो हेलो, बिल्कुल मैंने पार्ट 2 की डाल दी है इनविटेशन, पार्ट 2 की मैंने डाल दी है, पार्ट 3 की मैं डालूंगा। ठीक है, ओके। हाँ, अब आप चेक करना, आज मिल जाएगी आपको। ओके, सो वेलकम टू गुडविल एजुकेशन, दैट इज वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर योर इंग्लिश गाइज, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू अ टॉपिक दैट इज इनविटेशन पार्ट 3। और जिस बच्चे ने भी हमारा जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है अगर वो नहीं देखा है तो वो प्लीज़ ज़रूर देख लेना, क्योंकि वहाँ पे मैंने फॉर्मल इनविटेशन जो है उसको पूरा का पूरा कंप्लीट किया है। जो भी हमारे पेड सेक्शंस हैं वो मुझे मैसेज कर सकते हैं लिंक्स के लिए अगर उनको नहीं मिले हैं, और जो बाद में कभी इस वीडियो को यूट्यूब पे देखेंगे तो गाइज आप प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कर सकते हो, राइटिंग सेक्शन 11th एंड 12th क्लास के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने ये बात बताई थी दोस्तों कि इनफॉर्मल इनविटेशन जो होता है हमारा वो बेसिकली फैमिली, फ्रेंड्स और जो भी हमारे इनफॉर्मल पर्पस होते हैं जो ऑफिशियल नहीं होते हैं उस पर्पस से लिखा जाता है। और अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं तो वहाँ पे जो लैंग्वेज होती है दैट इज़ एन इनफॉर्मल लैंग्वेज। हमारी जो लैंग्वेज वहाँ पे यूज़ हो रही होती है वो इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होगा, तो मैंने ऑलरेडी बता दी थी ये बात कि यार कार्ड फॉर्म हो, चाहे फिर जिसने भी देख रखा होगा पार्ट 1 2 उसे पता होगा ये बात कि भाई चाहे लेटर फॉर्म हो चाहे कार्ड फॉर्म हो, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों में हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो सैम्पल पेपर्स थे, जैसा कि मैंने बताया था तुम लोगों को, तो मैंने जो सैम्पल पेपर्स थे उनको चेक किया था जो लेटेस्ट वाले हैं। उसके अंदर क्या कर रखा है, सॉल्यूशंस के अंदर मैंने ज़्यादातर सारे के सारे इन्विटेशंस में देखा कि जो सॉल्यूशंस दे रखे हैं, जो आंसर्स दे रखे हैं, उसमें उन्होंने क्या कर रखा है, जो फॉर्मल वाला है वो कार्ड फॉर्म के अंदर आंसर दे रखा है और जो इनफॉर्मल वाला है उसको लेटर फॉर्म के अंदर आंसर दे रखा है। तो अब मैं तुम्हें क्या बोलना चाहता हूँ, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मोस्ट प्रोबेबली आप ये करना कि भाई यू नो फॉर्मल वाला अगर इनविटेशन आता है तो उसे कार्ड फॉर्म में लिख देना, और अगर इनफॉर्मल वाला इनविटेशन आता है तो आप उसे लेटर फॉर्म में लिख देना। लेकिन मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ, ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन स्टिल जो सैम्पल पेपर है उस वजह से मैंने ये चीज़ अभी बोली है। ठीक है, क्लियर? तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। हाँ, बिल्कुल 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 नहीं, गलत नहीं होगा, लेकिन मैं जो सैम्पल पेपर है जिसके अकॉर्डिंग यू नो मैंने जो एनालाइज किया उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आप अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप किसी में भी लिख देना जो आपको आता होगा। ठीक है, वैसे मैं बता दूं इनविटेशन हमारा चॉइस में आने वाला है। तो मैंने एक चीज़ और देखी है सैम्पल पेपर्स के अंदर कि भाई जो इनविटेशन है उसमें एक फॉर्मल है तो चॉइस में इनफॉर्मल दे रखा है। ठीक है, इस तरीके से कुछ दे रखा है। वैसे तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि भाई फॉर्मल आएगा तो उसके चॉइस में इनफॉर्मल ही आएगा, ऐसा कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन स्टिल मैंने ये चीज़ देखी है कि ज़्यादातर केसेस में क्या हो रखा है, फॉर्मल के चॉइस में इनफॉर्मल दे रखा है। ठीक है, अच्छा मैं अब यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहता हूँ तुम्हारे को कि हमारा जो इनविटेशन का टॉपिक है वो थोड़ा सा आगे भी जाएगा। इनफॉर्मल तो मैं आज पूरा करा दूंगा, लेकिन हमारा एक और पार्ट होगा उसके अंदर मुझे रिप्लाई के बारे में भी बताना है, क्योंकि इनविटेशन में दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है इनविटेशन और दूसरा होता है उसका रिप्लाई। क्वेश्चन क्या सीरीज होता है मैं बता देता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन आया कि भाई आपको इनवाइट करना है इस पर्सन को, तो वो तो इनविटेशन का क्वेश्चन हुआ।
एक दूसरे तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपको इनविटेशन रिसीव हुआ है, आपने इनविटेशन रिसीव किया है किसी पर्सन से और आपको उसे रिप्लाई करना है, मतलब जिस पर्सन ने इनवाइट किया है आपको, उसे आपको रिप्लाई करना है इनविटेशन का। तो अब रिप्लाई जो होता है वो भी दो कंडीशन में होता है। एक होता है एक्सेप्ट, कि आप इनविटेशन को एक्सेप्ट कर रहे हो और आप आओगे, तो आप कंफर्म कर रहे हो कि भाई हाँ मैं आऊँगा। और एक होता है रिफ्यूजल, या फिर हम डिक्लाइन भी कह सकते हैं, उसमें आप कहोगे कि सॉरी मैं नहीं आ पाऊंगा बिकॉज ऑफ सम रीजन। तो वो हमारा नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे। अभी हम इनफॉर्मल इनविटेशन के दोनों कैटेगरीज कर लेते हैं, कार्ड फॉर्म और लेटर फॉर्म, ठीक है। चलो भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम देखो, अब इनफॉर्मल इनविटेशन के अंदर अगर मैं पहले आप लोगों को लेटर फॉर्म के बारे में बताऊं, ठीक है, पहले मैं लेटर फॉर्म के बारे में बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो मैंने जो आपको फॉर्मल में लेटर फॉर्म बताया था ना, उससे ज्यादा डिफरेंट नहीं है, बहुत बहुत ही ज्यादा माइनर डिफरेंस है, ठीक है। सबसे पहली चीज तो भाई सेंडर्स एड्रेस आता है, ठीक है। जब भी आप इनफॉर्मल लेटर भी लिखोगे तो आपको पता होगी ये चीज कि सबसे पहला काम होता है कि सेंडर एड्रेस आता है, ठीक है। अब आपने जो फॉर्मल था उसमें देखा था कि पहले सेंडर एड्रेस आया था, इवन फॉर्मल लेटर्स में भी यही होता है कि सेंडर एड्रेस आया था, फिर डेट आया था, फिर रिसीवर एड्रेस आया था, है ना, फिर सब्जेक्ट आया था, फिर सैल्यूटेशन आया था, सर या मैम, है ना, रिस्पेक्टेड, इस तरीके से आया था। क्योंकि वो फॉर्मल है तो ऑब्वियसली हम फॉर्मल वर्ड्स यूज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा रिसीवर एड्रेस नहीं आता, सबसे पहले आता है सेंडर एड्रेस, फिर आता है डेट, और फिर उसके बाद आता है सैल्यूटेशन। अब सैल्यूटेशन क्या होता है मैं आपको बता दूं, जैसे कि इनफॉर्मल है तो ऑब्वियसली अगर मैं अपने फ्रेंड को इनवाइट कर रहा हूं तो इट विल बी डियर फ्रेंड, डियर ब्रदर राहुल, इस तरीके से कुछ आ सकता है, ठीक है। और डेट लिखने का जो तरीका है वो हर जगह पे सेम है, इस चीज का ध्यान रखना। डेट लिखने का जो तरीका है वो हर जगह पे सेम है। जैसे अगर मुझे आज की डेट लिखनी है तो इट विल बी 21 नवंबर 2020। अब मैं जो मंथ है उसके बाद कॉमा डाल सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है, ओके। अब सेंडर एड्रेस क्या होगा, तो जो भी सेंडर एड्रेस है भाई क्वेश्चन में अगर गिवन है तो वही चीज आ जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया, अगर नहीं गिवन तो अपने हिसाब से लिख देते हैं। जैसा कि मैंने बताया है कि जब भी राइटिंग सेक्शन हम कर रहे हैं तो राइटिंग सेक्शन के अंदर दोस्तों एक चीज कॉमन होती है, और वो ये है कि जब भी हम राइटिंग सेक्शन कर रहे हैं और कोई इंफॉर्मेशन अगर गिवन नहीं है तो हम उसको क्या कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। दिस इज द बेसिक थिंग, यू शुड नो दिस, ओके। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। और यहाँ स्पेस है, ये ध्यान रखना। पहले सेंडर एट, हाँ बोलिए 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 बोलिए। इफ यू वांट टू स्पीक यू कैन स्पीक। आपकी आवाज ना क्लियर नहीं है, वो बीच में कट रही है, तो शायद माइक का इशू है आपका, तो मुझे सुनाई नहीं दे रहा। आप चैट स्क्रीन पे मुझे मेंशन कर दीजिए कमेंट के अंदर। हाँ बोलिए। हाँ गैप जरूरी है, ठीक है, गैप जरूरी है। पहले सेंडर एड्रेस आएगा, उसके बाद गैप आएगा, फिर डेट आएगा, फिर गैप आएगा, सैल्यूटेशन, और उसके बाद आपकी मर्जी है, उसके बाद आप ग्रीट डायरेक्टली क्या कर सकते हो, अगली लाइन से कर सकते हो। अब ग्रीट क्या होता है वो मैं बता देता हूं, समझना। सबसे पहले ग्रीट का मतलब यार ये होता है कि आप क्या कर रहे हो, अपने लेटर की स्टार्टिंग कर रहे हो, और ऑब्वियसली अगर आप इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हो तो वहां पे आप उस पर्सन को क्या करोगे, उसका हालचाल पूछोगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्टार्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हो भाई हाउ आर यू, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, आई एम फाइन हियर। बहुत ही नॉर्मल सी स्टार्टिंग है, और थोड़ा और अच्छा भी कर सकते हो, डोंट वरी। जैसे जैसे हमारा कोर्स कंप्लीट होगा ना, तो मैं क्या करने वाला हूँ, राइटिंग सेक्शन में बहुत ही अमेजिंग लाइंस देने वाला हूँ आप लोगों को, खुद सिलेक्टेड। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर सिखा रहा हूँ आप लोगों को कि भाई स्ट्रक्चर क्या होगा, उस स्ट्रक्चर को हमें समझना है। फिर धीरे धीरे हम लाइंस को रिप्लेस करेंगे, वर्ड्स को रिप्लेस करेंगे, तो उससे हमारा जो यू नो राइटिंग सेक्शन का जो कंपोजिशन होगा वो बहुत ही अच्छा निकल के आएगा। तो हाउ आर यू, आई एम फाइन हियर, आई होप यू आर ऑल्सो फाइन, ठीक है। अब ये जो कंटेंट है, अब कंटेंट के अंदर मुझे क्या करना है, बेसिकली कंटेंट के अंदर मुझे जो मेरा मेन मकसद है अभी लिखने का, क्योंकि सब्जेक्ट हम मेंशन नहीं करते हैं यहाँ पे, इस चीज को ध्यान रखना। यहाँ पे हमें सब्जेक्ट मेंशन करके नहीं लिखना, हमें डायरेक्टली बताना है उस चीज के बारे में, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब हम और क्या कर सकते हैं, आई होप, सॉरी, आई एम ग्लैड टू इनवाइट यू on the occasion of,
अब देखो, अब आई एम ग्लैड टू इनवाइट यू ऑन द ओकेजन, अब जरूरी नहीं है कि मुझे यही लाइन लिखनी है, आई एम ग्लैड या इट गिव्स मी एन इमेंस प्लेजर टू इन्फॉर्म यू। पहले आप बता सकते हो कि वो क्या सिचुएशन है। ऐसा कभी कंपलसरी नहीं होता कि लाइन ऐसे ही स्टार्ट होगी, आपको क्या करना है खुद सोचना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपके प्रमोशन हुआ है रिसेंटली जॉब के अंदर और आप उसकी पार्टी दे रहे हो और उसके लिए आपको इनवाइट करना है, तो आप डायरेक्टली भी स्टेट कर सकते हो कि आई एम ग्लैड टू इनवाइट यू ऑन द ओकेजन ऑफ प्रमोशन पार्टी on getting promotion at my job, and you will be very happy to know that right now I am promoted to the post of this. बोलिए। गाइस चैट स्क्रीन पे मेंशन करें अगर आवाज नहीं आ रही है आप लोगों की, आई एम नॉट एबल टू लिसन यू। Sorry for the connection failure, guys. Are you able to listen me right now? Are you able to listen me right now? Sorry for the connection failure. Okay, sorry for that, guys. Wait a minute. Sometimes it happens. Now are you able to see the screen? Okay. तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, ग्रीट होगा। आई होप आपको समझ में आ गया ग्रीट का मतलब क्या है। आप विश कर सकते हो या फिर आप कोई दूसरी लाइन भी लिख सकते हो, मैं वो लाइन बता दूंगा अलग से, लेकिन अभी ग्रीट है इसका मतलब जो है, इसका जो मेन मतलब है दैट इज व्हाट, दैट इज ग्रीट। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। तो अगला हमारा पॉइंट है कंटेंट। अब कंटेंट के अंदर आप क्या कर सकते हो, आपकी मर्जी है, आप डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड इनवाइट भी कर सकते हो, या फिर दूसरा काम आप ये कर सकते हो कि आप पहले रीजन बता सकते हो कि आप इनवाइट क्यों कर रहे हो। तो आप बता सकते हो कि भाई इट गिव्स मी एन इमेंस प्लेजर, क्योंकि ऑब्वियसली इनविटेशन भेज रहे हो तो खुशी फील कर रहे होगे। ठीक है, हाँ वैसे कोई कोई सैड इवेंट भी हो सकता है भाई, किसी फ्यूनरल के लिए अगर आप इन्वाइट कर रहे हो ऑब्वियसली सैड होगा। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं मैंने देखा है कि किसी हैप्पी मोमेंट के लिए आते हैं। तो इट गिव्स मी एन इमेंस प्लेजर टू इन्फॉर्म यू दैट आई हैव बीन recently promoted to the post of, as I said, wait a minute, देवेंद्र अगली बार से कोशिश करें टाइम पे आने की। It gives me an immense pleasure to inform you that I have been recently promoted to the post of general manager in my company, and for that I am giving a small party on coming 28th November at my residence. I would feel happy if you attend द इवेंट। समझ में आया? ठीक है, मेन है पहले ग्रीट आपका। ठीक है, जैसे ही आपका ग्रीट हो जाएगा तो ग्रीट के बाद आप क्या कर सकते हो, कंटेंट लिख सकते हो अपना, और कंटेंट जैसे ही आप लिखोगे तो कंटेंट के बाद एंडिंग कर सकते हो आप। ठीक है, अगर आप चाहो तो कंटेंट के अंदर भी अपनी इंफॉर्मेशन दे सकते हो, अगर आप चाहो तो अपनी एंडिंग के अंदर भी इंफॉर्मेशन दे सकते हो। ठीक है, ओके।
लेट्स मीट ऑन द डेट। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता देता हूँ आप लोगों को, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि जब भी आप पैराग्राफ चेंज करोगे तो दो चीज़ें हैं जो आप परफॉर्म कर सकते हो यहाँ पे। वो क्या है? पहली चीज़ तो ये है कि पैराग्राफ चेंज करने के लिए आप अगली लाइन से अगर लिख रहे हो तो थोड़ा सा स्पेस देके यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, और अगर आप यहीं से स्टार्ट करना चाहते हो, एकदम इस जगह से ही स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप एक लाइन का गैप दे सकते हो। तो यू कैन डू बोथ ऑफ द थिंग्स, ठीक है? ये आपके ऊपर है, ये भी पॉसिबल है और वो भी पॉसिबल है। Now is it coming? My voice is coming? ओके, तो मे बी देयर वाज सम प्रॉब्लम। तो मैं ये बोल रहा था, सबसे पहला हमारा काम क्या होगा? ग्रीट होगा, ठीक है? ग्रीट के बाद हमारा दूसरा काम क्या होगा? कंटेंट होगा, और तीसरा हमारा लास्ट या एंडिंग हो जाएगी। एंडिंग में ऐसी कोई स्पेसिफिक एंडिंग नहीं है। अगर आप चाहो तो जो अपनी इन्फॉर्मेशन है बाकी की, जैसे डेट की इन्फॉर्मेशन जो है और जो आपका वेन्यू है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, वो आप एंडिंग के अंदर रख सकते हो, ठीक है? क्लियर? अब मैं इसका ब्लूप्रिंट एक बार लिखवा देता हूँ। मैंने तो यहाँ क्वेश्चन ही परफॉर्म कर दिया, ठीक है? मैं ब्लूप्रिंट बता देता हूँ, एक मिनट, वेट अ मिनट। ब्लूप्रिंट सबसे पहला जो आएगा वो क्या है? फर्स्ट थिंग क्या है बताइए? सेंडर्स एड्रेस, डेट, फिर सैल्यूटेशन, ठीक है? फिर आएगा ग्रीट, फिर आएगा कंटेंट, और फिर आएगा एंडिंग। Here you can give information like date, time and venue. सर इसमें डेट के बाद रिसीवर एड्रेस नहीं लिखना है? नहीं 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 नहीं, इसमें नहीं लिखते रिसीवर एड्रेस। देखो, अब तुम सोच रहे होगे कि रिसीवर पहुंचेगा कैसे, तो कोई नहीं, जो हमारा पोस्टल कवर होता है ना, जो हमारा पोस्टल कवर होता है, वहाँ पे हम उस एड्रेस को मेंशन कर सकते हैं। लेकिन जो इनफॉर्मल लेटर है उसमें जो हमारा इनसाइड कवर पेज होता है, वहाँ पे हम रिसीवर एड्रेस को नहीं डालते हैं। ये आप फॉर्मेट रेफरेंस बुक में भी देखोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है? सर, हाँ बोलिए। दिस विल बी रिटन इन थर्ड पर्सन। क्या चीज़? सर ये थर्ड पर्सन फॉर्म में लिखा है। अच्छा, थर्ड पर्सन। मैं एक चीज़ इन्फॉर्म करना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये लेटर फॉर्म है, तो लेटर फॉर्म के अंदर ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होती है कि थर्ड पर्सन में ही लिखा जाएगा। ये चीज़ जो एप्लीकेबल होती है, ये शॉर्ट कंपोजिशन वाले फॉर्म के अंदर होती है, ठीक है? तो वो हमारा जब हम कार्ड फॉर्म के अंदर लिखते हैं तो होता है कि हम थर्ड पर्सन के अंदर ही लिखेंगे, चाहे वो एडवर्टीजमेंट हो, चाहे वो नोटिस हो, या इन्विटेशन हो, पोस्टर हो, वहाँ पे सब जगहों पे थर्ड पर्सन ही यूज़ होता है। लेकिन ये लेटर फॉर्म है, तो लेटर फॉर्म में ये वाला रूल फॉलो नहीं होगा। समझ आया? सर यस सर। और इसका कोई ब्लूप्रिंट है जिस जैसे आपने आर्टिकल में कर रखा है कि अगर कुछ फिक्स लाइन है सर जिससे लेंथ? हाँ, तो मैंने अभी आपको जो ऊपर लिखवाई है लाइंस, जो मैंने आपको ऊपर लिखवाई है, मैं उसी चीज़ के बारे में बता देता हूँ। वेट अ मिनट। आप चाहो तो उन लाइंस को यूज़ कर सकते हो, ठीक है? मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, वेट। ठीक है, अब लास्ट में आपको ये लिखना होता है योर्स लविंगली या फिर अफेक्शनेटली। इन दोनों में से कोई एक वर्ड लिख सकते हो आप, ठीक है? या तो आप लविंगली लिखोगे या अफेक्शनेटली लिखोगे, और उस पर्सन का नाम आ जाएगा जो इसको लिख रहा है, ठीक है? समझ में आया यहाँ तक? आप देखो, लाइन की बात करें तो लाइन भाई ये रही, देखो। हाँ देखो, अब हमने लाइन अभी ऑलरेडी करी है। पहले तो देखो सेंडर एड्रेस आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। डेट आ जाएगा, डियर फ्रेंड, डियर ब्रदर, डियर अंकल, डियर आंट, जो भी आना है। अब ये चीज तो हम लिख, बोलिए। डियर फ्रेंड के बाद लाइन का गैप नहीं है? नहीं नहीं नहीं, डियर फ्रेंड के बाद लाइन का गैप नहीं है, ठीक है? ओके सर। ओके, आगे। अब ये ग्रीट आ जाएगा, ग्रीट तो सेम लाइन हम लिख सकते हैं। अब फिर कंटेंट आएगा। अब कंटेंट के अंदर तो देखो हमें खुद ही लिखना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। ये स्टार्टिंग लाइन आप लिख सकते हो, इट गिव्स मी एन इमेंस प्लेजर टू इन्फॉर्म। अब इन्फॉर्म के बाद हमें क्या लिखना है? ऑब्वियसली अगर मैं इन्वाइट कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ? कोई ना कोई पर्पस होगा ना, मेरा जो सेलिब्रेशन है उसका कोई ना कोई मकसद तो है, कुछ हुआ है तभी तो मैं कर रहा हूँ, ठीक है? जैसे बर्थडे है या कोई एनिवर्सरी है, तो जैसे मान लो मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी है, उसके लिए मैं इन्वाइट कर रहा हूँ आप सभी स्टूडेंट्स को, ठीक है? It gives me an immense pleasure to inform that it has been 1 year
दैट वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड आफ्टर अ मैरिज, ठीक है। सो आई हैव बीन इनवाइटिंग यू। तो इस तरीके से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये लाइन हमारी कॉमन हो सकती है, इट गिव्स मी एन इमेंस प्लेजर, दिस कैन बी अ कॉमन लाइन, ठीक है। फिर इन्फॉर्म कर सकते हैं उस चीज़ के बारे में और फिर हम इनवाइट कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है। और बाद में हम ये जो एंडिंग पैराग्राफ है, जो लास्ट, जैसे मैंने इसमें तो पहले ही दे दी इन्फॉर्मेशन, तो मैंने लिख दिया लेट्स मीट ऑन द डेट, बट अगर हम चाहें तो उसमें सिर्फ अपनी इन्फॉर्मेशन दे देंगे ऊपर कंटेंट वाले के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन है और इन्विटेशन दे देंगे, और बाद में फिर अपनी जो डिटेल्स है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। और एंडिंग में क्या आ जाएगा, बोलिए सर। इसमें कुछ मतलब पैराग्राफ चेंज करना पड़ता है कि जैसे लेटर में हम लोग लिखते हैं 2 to 3 पैराग्राफ्स, वैसे इसमें कुछ एक ही पैराग्राफ में लिखना है? नहीं, ये एक पैराग्राफ नहीं है, ये हमारा पहला लाइन जो है ये एक पैराग्राफ ही हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। फिर कंटेंट जो है हमारा सेकंड है, मैंने वहाँ एक लाइन लिखी है, हम चाहे तो थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं उसे, वी कैन डू दैट, बट एक लाइन इनफ है क्योंकि ये हमारा शॉर्ट कंपोजिशन के बिहाफ पे हमें लिखना है। फिर दूसरा हमारा कंटेंट जो है ये सेकंड पैराग्राफ मान लो, और ये हमारा थर्ड होगा, ठीक है। ओके सर। और योर्स लविंगली अफेक्शनेटली, उनमें से कोई एक लिखना है, या तो लविंगली या अफेक्शनेटली, और फिर हमने नाम लिख देना है, ठीक है। फाइन, क्लियर हो गया? यस सर। बहुत इजी है, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। अब हम एक बार इसे कार्ड फॉर्म के अंदर भी देख लेंगे कि भाई कार्ड फॉर्म के अंदर हमें कैसे करना है। सर फॉर्मल में कार्ड फॉर्म नहीं होता ना? किसके अंदर? फॉर्मल इनविटेशन में कार्ड फॉर्म नहीं होता ना सर? आपने शायद वो देखी नहीं है वीडियो पार्ट 1 और 2 की, मैंने उसके अंदर ये चीज़ बताई थी कि चाहे आपका इनविटेशन फॉर्मल है, चाहे आपका इनविटेशन इनफॉर्मल है, आप दोनों को कार्ड फॉर्म में भी कर सकते हो, लेटर फॉर्म के अंदर भी कर सकते हो, ठीक है। और मैंने पार्ट 1 2 दोनों में कराया है, दोनों वीडियोस में कराया है फॉर्मल को। पहले वाले पार्ट में मैंने बताया है लेटर फॉर्म से, और दूसरे वाले मैंने पार्ट में बताया किससे, कार्ड फॉर्म से, ठीक है। और ये पार्ट 3 जो है इसके अंदर मैंने पहले इनफॉर्मल इनविटेशन बताया लेटर फॉर्म के अंदर, ठीक है। ओके सर। सर ये क्या चीज़, बोलिए। सर आपने जो लिंक भेजा था गूगल ड्राइव का, उसी में मिलेगा सर ये वीडियो? हाँ, उसके अंदर मिल जाएगा आपको। अभी मैं इस वाले का तो भेजूंगा, अभी तो हमारी क्लास चल रही है, इसका तो मैं भेजूंगा ही, ठीक है। आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? हाँ, तो उसके अंदर तो मैं भेजूंगा अभी ये वाला लिंक, लेकिन पहले भी मैंने ऑलरेडी भेज रखा है पार्ट 1 और 2 का। अगर नहीं मिलेगा आपको तो मेरे को बोल देना, मैं भेज दूंगा, ठीक है। अब देखो कार्ड फॉर्म के अंदर कैसे करना है, बहुत आसान है, देख लो ध्यान से। लेकिन मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि जो इनफॉर्मल वाला है ना, वो लेटर फॉर्म के अंदर करके आओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा तुम्हारे लिए, क्योंकि सैम्पल पेपर में अगेन हमारे को लेटर फॉर्म के अंदर दे रखा है, ठीक है। हाँ बोलो। हाँ, ये चीज़ होगी भाई, होगी। क्वेश्चंस को ना परफॉर्म करके जब तक नहीं देखोगे ना, तो तुम ये मान के बिल्कुल भी मत चलना कि तुम्हारे को ये टॉपिक आ गया है। कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं, वो पता है क्या सोचते हैं कि भाई हमने मतलब वीडियो देख ली, हमने भाई टॉपिक कर लिया। हाँ बोलो। हाँ, प्रैक्टिस करके देखना पड़ेगा, ठीक है। जब तक आप प्रैक्टिस करके नहीं देखोगे तब तक कुछ नहीं होगा। लिटरेचर का क्या कह रहे हैं? ऑब्वियसली जब तक आप किसी भी चीज को प्रैक्टिस में लेके नहीं आएंगे तो उसका रियल आउटपुट पता नहीं चलेगा ना आपको। ख्याली पुलाव बनाते रहेंगे वरना हम। एक मिनट, होता है हो जाएगा। देखो पहली चीज इस बात को समझो कि अगर कोई भी बच्चा यहाँ पे अभी है जो वीडियो देख रहा है, लाइव है, तो जब भी आपके मार्क्स कट रहे हैं ना, प्री बोर्ड में कटेंगे या फिर अभी कट रहे हैं, तो डोंट फील सैड। ये एक सीबीएसई का एक डायरेक्शन होता है टीचर्स के लिए, वो आपको फुल मार्क्स दे ही नहीं सकते इस टाइम पे। समझ में आ रहा है? डोंट फील सैड। जब भी आपको अपनी रियल पोजीशन को कंपैरिजन करना होता है ना, तो उसका सबसे सही तरीका पता है क्या होता है? उसका सबसे सही तरीका होता है टॉप देखना, कि टॉप क्या है क्लास के अंदर और मैं टॉप से कितना क्लोज हूँ। ये सबसे सही तरीका होता है। आप ऐसे तो जज कर ही नहीं पाओगे। जैसे मान लो सीबीएसई जो है उसने पहले से बोल दिया कि भाई अगर क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का है तो आपको पता है क्या लेके चलना है, कि आप उस बच्चे को 4 में से मार्क्स दे रहे हो, अभी आप उस बच्चे को 3.5 में से मार्क्स दे रहे हो।
आपको ये लेके चलना है। तो अगर परफेक्ट होगा ना आपका आंसर, तो वो 3.5 में से 3.5 दे रहा है डायरेक्शन के हिसाब से, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि वो कितने में से आ रहे हैं, 5 में से आ रहे हैं, क्योंकि डायरेक्शन ही ये है कि भाई तुम ये सोच के चलो 3.5 में से दे रहे हो, 4 में से दे रहे हो तुम 5 वाले मार्क्स में, ठीक है। तो मेन चीज पता है क्या होनी चाहिए आपकी, कि आप टॉपर से कंपैरिजन करो, टॉपर से। और दूसरी चीज ये होनी चाहिए कि आपको जो आप टीचर पढ़ा रहा है आपका, आप उससे समझो कि आपकी गलती कहाँ पे है, और आपको उस गलती पे फोकस करते रहना है। टेंशन इस चीज की नहीं लेनी कि मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं या ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। हाँ यार, ग्रामेटिकल मिस्टेक को सुधारने का जो तरीका है ना यार, वो ग्रेजुअल है और स्लो है, ठीक है। वो प्रैक्टिस से ही होता है। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, उसको भेजो मेरे को, और मैं उसके अंदर जो मिस्टेक निकालूं तो आप उस चीज़ पे वर्क करो। वो एक ऐसा नहीं है तरीका कि भाई इमीडिएटली आज मैंने कुछ करा और कल मेरे को एकदम से इमीडिएट रिजल्ट मिल गया। दैट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस, दैट इज़ अ स्लो एंड स्टडी प्रोसेस। आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रेगुलरली अपनी मिस्टेक्स को देखना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा, फिर फोकस होकर उसी पे मेहनत करनी पड़ेगी, तो जाके धीरे धीरे करके वो चीज़ इंप्रूव होगी, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको सजेशन जो दूंगा वो यही है कि आप एक तो ग्रामर वाली जो हमारी वीडियोस है, हाउ टू रिड्यूस ग्रामेटिकल मिस्टेक्स का पार्ट 1 है, 2 है, 3 है, 4 भी आ गया है। उन चारों पार्ट्स को अच्छे तरीके से देखो, उसमें जितने भी रूल कराए हैं उन सब पे फोकस करो। और हाँ, एक और चीज़ कि उसमें जितने भी रूल्स मैंने करा रखे हैं ना, स्पेशली जो फिक्स मैंने रूल्स करा रखे हैं पास्ट के लिटरेचर आंसर्स के लिए, प्रेजेंट के आर्टिकल के लिए और इन चीज़ों के लिए, आप जब भी प्रैक्टिस करते हो ना उन रूल्स की, तो सेंटेंसेस अपने लिटरेचर के चैप्टर से बनाया करो और राइटिंग सेक्शन के टॉपिक से बनाया करो, तो आपको ज्यादा फायदा होगा वहां पे जब भी आप प्रैक्टिस करते हो। आपको वो वीडियो कहाँ मिलेगी तो मैं बता देता हूँ। वो आपको, आप डायरेक्टली चाहो तो प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में यूट्यूब पे, हाउ टू रिड्यूस ग्रामेटिकल मिस्टेक। और अगर आपको मेरे से चाहिए तो मैं डायरेक्टली लिंक आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। आप शायद लेट वाले बैच में होंगे तो वहाँ मैं अभी तक भेज नहीं पाया हूँ उसको, तो आप मुझे अभी पर्सनली मैसेज कर देना तो मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। शॉर्ट कंपोजिशन का वीडियो अगर आपने पर्सनली मैसेज किया होगा तो मैं भेज दूंगा, अगर आपने नहीं किया है तो शायद ग्रुप के हिसाब से भेज रहा हूँ मैं सीक्वेंस में, ठीक है। तो आप मुझे एक बार फिर से कर देना प्लीज़, ठीक है। मैं शायद देख नहीं पाया हूँ, कई बार क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं, नीचे स्क्रॉल हो जाता है मैसेज। दिक्कत ये है, अभी भी मेरे 200 मैसेजेस पेंडिंग हैं। अब दिक्कत यही होती है, क्या बताऊँ तुम्हारे को, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कई बार। बच्चों को लगता है कि सर रिप्लाई नहीं कर रहे, लेकिन रियलिटी ही कुछ और ही होती है, वो रिप्लाई कर ही नहीं पा रहा होता। एक मेरा पर्सनल व्हाट्स, हाँ बोलो। देखो, पहली चीज़ तो ये जो पैटर्न आया है, जो आप कह रहे हो कि सर एमसीक्यूज के जितने भी फैक्ट्स होते हैं और फैक्ट में पर्सन का नेम आ जाता है, प्लेस का नेम आ जाता है, डेट आ जाता है, इसके अलावा भी कई सारे इवेंट्स आ सकते हैं, ठीक है। तो अब मार्क करके रखें। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें क्या करना है। अगर तुम ये सोचोगे ना कि यार क्या नाम है, फ्लैमिंगो विस्टास में दोनों की कर लूँ तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी तुम्हारे को। तुम क्या करो, मेनली फ्लैमिंगो पे सबसे ज़्यादा फोकस करो। एमसीक्यू वाले पार्ट के लिए सबसे ज़्यादा फोकस तुम्हारा फ्लैमिंगो पे होना चाहिए, फैक्ट्स के मामले में और वर्ड मीनिंग्स के मामले में और इन चीज़ों के मामले में। अगर तुमने फ्लैमिंगो बहुत ढंग से कर लिया ना तो विस्टास तो तुम्हारी यूं ही हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो 20 मार्क्स के जो आएंगे क्वेश्चन, उसके लिए फ्लैमिंगो को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो। हर एक चैप्टर के अलग से तुम चाहो तो फैक्ट्स लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और पता है फ़ायदा क्या होगा तुम्हारा सबसे ज़्यादा, इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा तुम्हारा ये होगा कि अगर तुम्हारे पास फैक्ट्स हैंड में होंगे ना, तो इससे सिर्फ एमसीक्यू नहीं, बल्कि जब तुम एक्सप्लेनेशन बेस्ड आंसर्स लिख रहे होगे तो उस टाइम पे लॉन्ग आंसर लिखने में, शॉर्ट आंसर लिखने में तुम्हारे को बहुत हेल्प मिलेगी। वहाँ पे तुम जब उस कंटेंट को लिखोगे ना, पॉइंट पे तुम्हारा पीछे वाला जो फ्रेंड है उसने ये चीज़ें मेंशन नहीं कर रखी होगी और तुमने आंसर में बताया होगा कि गांधी जी यहाँ से आए थे, इस डेट पे आए थे, ये ऐसे हुआ था, तुम्हें पता है कितना ज़्यादा अच्छा अपीयर होता है वो। तो इससे तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा। क्या चीज़? नहीं, क्वेश्चन आंसर पॉइंट में नहीं करने हैं, लेकिन उन फैक्ट्स को आप यूज़ कर सकते हो, उन पॉइंट्स को आप अपने आंसर में लिखते हुए यूज़ कर सकते हो। कई सारे टीचर्स पॉइंट्स में लिखने के लिए बोल देते हैं और आंसर मिल भी जाते हैं, मार्क्स मिल भी जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो रियल वे होता है वो एक तरीके से पैराग्राफ वे ही है, वो पॉइंट वे नहीं होता। वो पॉइंट वे
पॉइंट में लिखने में भाई देखो प्रोबेबिलिटी है, टीचर पे डिपेंड करता है। अगर टीचर वैसा है जो कहे कि नहीं भाई हमें तो नीचे पॉइंट के अंदर, तो वो काट भी सकता है। जो सोचेगा कि नहीं यार चलो बच्चे ने लिखा तो है, तो वो उस हिसाब से करेगा। ये चीज़ होती है। देखो तुम अपने नज़रिए से देख रहे हो ना, एज ए टीचर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, मेन जो स्किल्स होती है ना, राइटिंग की जो मेन स्किल्स होती है वो पैराग्राफ में ही कंसिडर की जा सकती है, क्योंकि वहाँ कनेक्टर का यूज़ होता है, पंक्चुएशन का यूज़ होता है, दूसरी चीज़ें होती हैं। एक्सप्रेशन जो होता है, एक्सप्रेशन जब भी हमारा देख लो, देखो अगर तुम्हें लगता है कि यार मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो पॉइंट में कर लेना, वरना प्रैक्टिस करते रहो एंड तक। अगर पैराग्राफ में सही जा रहा है तो अपना पैराग्राफ में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट की बात है। हाँ बोलो। अच्छा एक काम करते हैं, पहले इसको कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है? बस एक मिनट इसको कंप्लीट कर दें, वरना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है? ओके वेट अ मिनट। ओके, तो सबसे पहला काम करना है गाइस, कार्ड फॉर्म के अंदर इनफॉर्मल इनविटेशन में सबसे पहला काम करना है फर्स्ट फैमिली। फर्स्ट फैमिली का मतलब कि कौन इनवाइट कर रहा है, ये फर्स्ट फैमिली है। जैसे मान लेते हैं मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता इनवाइट कर रहे हैं, मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता हैं, ये इनवाइट कर रहे हैं, ठीक है? अब हो सकता है कि मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता किसी स्पेसिफिक फैमिली को इनवाइट कर रहे हैं, तो वहाँ सेकंड फैमिली का नाम आ सकता है, ठीक है? इनवाइट्स मिस्टर एंड मिसेस शुक्ला, शुक्ला लिख दिया मैंने, ये तो नहीं शुक्ला है भाई, ठीक है? ऑन द ओकेशन ऑफ, अब यहाँ इवेंट आ गया, देयर मैरिज एनिवर्सरी, ठीक है? अब ऑन डेट 28 नवंबर 2020। अब एट वेन्यू यहाँ पे नहीं आ पा रहा, तो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं एट कदीमी रेस्टोरेंट जनकपुरी, दिल्ली। अब RSVP मैंने बताया था, रिस्पॉन्ड इज वॉल प्लेट, बोलो बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ ये, हाँ ऑन द ओकेशन ऑफ मैरिज एनिवर्सरी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देयर लगाओगे तो भी ठीक है, मैरिज एनिवर्सरी लिखोगे तो भी ठीक है, ठीक है? हाँ बोलिए। हाँ वही चीज़ मैं कह रहा हूँ, कार्ड फॉर्म वाला थोड़ा जल्दी हो जाता है, ठीक है? लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ ना, देखो रिस्क वाली बात हो रही है बस, क्योंकि अगर मेरे को कार्ड फॉर्म दे रखा होता ना सैम्पल पेपर में, तो मैं बेझिझक कह देता। अब लेटेस्ट वाले के अंदर इन्होंने क्या कर रखा है, इनफॉर्मल वाला दे रखा है, अब क्या कह सकते हैं, अब मैं क्या बोलूँ, ये चीज़ है। लेटर फॉर्म को फॉलो करो इनफॉर्मल के अंदर, ठीक है? स्कूल में टीचर के हिसाब से हो जाता है, टीचर बोल देता है कि भाई मेरे वाले यही करेंगे, ये वाले ऐसे ही करेंगे, लेकिन बोर्ड में तो सब एक जैसे होंगे ना, तो वहाँ पे भाई अब इनफॉर्मल को तुम लेटर फॉर्म में कर लेना, ये तो मैंने बता दिया है। अगर किसी को दिक्कत हो लेटर फॉर्म में लिखने में तो इसे लिख देना एंड में, ठीक है? टाइम के रीजन से मत लिखना, ठीक है? टाइम तुम्हारे पास इनफ होगा, चिंता मत करो, ठीक है? अब देखो इसमें एक और चीज़ बता देता हूँ, जैसे मान लो कार्ड फॉर्म के अंदर किसी स्पेसिफिक फैमिली को इन्वाइट नहीं करना, हमें बेसिकली क्या करना है, एक रैंडम इनविटेशन लिखना है बस। तो हम ये सेकंड फैमिली का नाम हटा देंगे, बस डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि भाई मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता इनवाइट्स ऑन द ओकेशन ऑफ देयर मैरिज एनिवर्सरी, ये इस तरीके से आ जाएगा बस। अगर स्पेसिफिक फैमिली आएगा तो फर्स्ट फैमिली इनवाइट, सेकंड फैमिली का नाम आ जाएगा, ठीक है? और फिर आगे इस तरीके से, समझ में आ गया? वैसे लेटर फॉर्म ज़्यादा इजी है, वैसे हो जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, ठीक है? ओके तो ये यार अब यहाँ पे हमारा ये टॉपिक जो है ये खत्म होता है, लेकिन इसका रिप्लाई वाला जो पार्ट है मैं ये ज़रूर कराऊंगा। गाइज जो भी बच्चे हमारे को यूट्यूब पे बाद में देख रहे होंगे कभी भी, whenever I upload this video guys, please subscribe our channel, hit the bell icon for the latest notifications of our videos। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि इफ़ यू स्टिल हैव 1 or 2 months, so register yourself for our paid course, for our fast track courses, ताकि आप लोगों का सिलेबस बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिवली हो पाए और आपके अच्छे मार्क्स एग्जाम्स के अंदर आ पाए, ठीक है?